नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 10 है और यूनिट नंबर 3 की यहां पर हम लोग बात करेंगे, है ना। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। यूनिट 3 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इन पर हम बात करेंगे, और जो आपकी ये यूनिटें अपलोड की गई हैं इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। वहाँ पर आपकी जो ये यूनिटें अपलोड की गई हैं वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं जो भी वीडियोज़ हैं। और अगर हम बात करें, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सभी मित्रों तक, जितने भी आपके ग्रुप हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए हो सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। लिख लेते हैं समावेशी। 3.1 में आपका क्या पूछ रहा है? समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। समावेशी शिक्षा के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की बात होगी आपकी यूनिट 3.1 में। तो जब भी हम लोग, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की बहुत बार, आपकी पहले पेपर में ही वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, इसके बाद में आपका दूसरा पेपर में वहाँ पर भी आप लोगों ने प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप पढ़ा। हम कह सकते हैं प्रारंभिक पहचान में माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व जो भी वयस्क होते हैं वो बच्चे के प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए होते हैं। कैसे कि बच्चे में बच्चे का जो शुरुआती जीवन है उसमें बच्चे का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चा है उसको जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके समग्र विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक कौशल, है ना, इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं कि इनका होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ मानी गई है यहाँ पर। क्योंकि अगर ये सारे विकास बच्चे के नहीं होंगे, बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, है ना, ये अगर कौशल, ये विकास बच्चे के नहीं होंगे तो बच्चा हमारे कह सकते हैं कि समाज से पिछड़ जाएगा। और यही चीज़ें बच्चे के प्रारंभिक पहचान के अंतर्गत देखी जाती हैं कि आखिरकार बच्चा किन क्षेत्रों में, किन कौशलों में पिछड़ापन महसूस कर रहा है। इसके लिए कह सकते हैं कि जब ये देखा जाएगा, है ना, जब प्रारंभिक बच्चे की पहचान की जाएगी तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि बच्चा संचार, भावात्मक, है ना, इन सभी चीज़ों में कहाँ तक चीज़ों को पिछड़ापन कहाँ पर महसूस कर रहा है। इसके बाद में जब ये चीज़ें पहचान ली जाएंगी तब क्या किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। हस्तक्षेप के अंतर्गत कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करके जो भी बच्चे की विकास में देरी हुई है, हम उनके माता पिता, उनके अभिभावक, है ना, और कह सकते हैं कि आपका शिक्षक, पुनर्वास पेशेवर, इन सभी के लिए जो भी गंभीरता और कठिनाइयां हैं इनको हम लोग बच्चे की दूर करने का प्रयास करेंगे शीघ्र हस्तक्षेप में। और बच्चे को जहां पर विकासात्मक देरी हो रही है उनमें हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और समर्थन करेंगे। इसके लिए माता पिता और जितने भी पुनर्वास पेशेवर हैं उनको शामिल किया जाएगा। बच्चे को जो भी कौशल सिखाया जाएगा, जो भी प्रणाली अपनाई जाएगी बच्चे को संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए, बच्चे की बुद्धि, बच्चे के सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, उन चीज़ों का प्रयोग करके उनको ऐसे तरीके से बढ़ाया जाएगा जो काफ़ी अनुकूलित हो बच्चे को सीखने में, उसके व्यवहार को
आगे बढ़ाने में जो चीज़ें काफ़ी बेहतर हों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अंतर्गत प्रारंभिक पहचान में आपका सबसे पहले प्रारंभिक पहचान से ही हम कह सकते हैं, जब प्रारंभिक पहचान होगी तभी हम बच्चे का क्या कर पाएंगे, हस्तक्षेप कर पाएंगे, तभी क्या होगा, बच्चे को उपचार मिल पाएगा। इसके लिए जो भी सीखने की चीज़ें हैं, जो भी बच्चे की उम्र है ना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाएगा। और जिन बच्चों की उम्र कम है उनका मूल्यांकन करते हुए, उनका आकलन करते हुए हम उनको उपचारात्मक सेवाएं देते जाएंगे। इससे वो बेहतर और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और अपना विकास कर पाएंगे। हम कह सकते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप अगर हम बात करें, परिभाषा दी गई है किसके अनुसार, IDEA, आइडिया के अनुसार, है ना। इसका फुल फॉर्म चलिए बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में, इसका फुल फॉर्म बताइए, IDEA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IDEA के अनुसार जो हमारा शीघ्र हस्तक्षेप है, कहा गया कि विकलांग या दिव्यांग, हम कह सकते हैं क्योंकि विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, फिर भी हैबिट में इतना आ चुका है तो हम लोग दिव्यांग कहेंगे। दिव्यांग शिशुओं और बच्चों के लिए कार्यात्मक एक संघीय अनुदान कार्यक्रम है जो राज्यों को, विकलांग शिशुओं को और बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के एक व्यापक राज्यव्यापी कार्यक्रम के संचालन में सहायता करता है। यह आपका शीघ्र हस्तक्षेप के लिए कहा गया। इसमें जो भी औपचारिक और अनौपचारिक समर्थन है बच्चे का, और जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं इनको सूचित किया जाएगा, इनके माता पिता, है ना, और परिवार को सूचित किया जाएगा, जिससे बच्चे को प्रारंभिक हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे के जीवन के जो आरंभिक वर्ष हैं इनमें बच्चे को पर्यावरण के साथ में, बेहतर खान पान के साथ में इनका विकास कर सकें, और जो भी व्यवस्थित चीज़ें हैं उनका हम लोग प्रयोग कर सकें। मान लीजिए प्रारंभिक हस्तक्षेप में देखने को ये मिल रहा है, प्रारंभिक पहचान में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बच्चा शारीरिक गतिविधि में पीछे है, यानी कि बच्चा रेंग नहीं रहा है, चल नहीं रहा है ना, या घुटनों के बल नहीं चल रहा है, यहाँ पर पीछे है। या हम कह सकते हैं कि बच्चा संज्ञानात्मक, जिसकी सोच, सीखना, समस्याओं को हल करना, ये सारी चीज़ें पीछे हैं। या कह सकते हैं कि बच्चे का संचार, बात समझना, सुनना समझना, है ना, या सामाजिक चीज़ें, जो भी खेलना हुआ, खुशी महसूस करना हुआ, है ना, या स्वयं सहायता कौशल, खाना बनाना हुआ, कपड़े पहनना हुआ। तो अगर इन चीज़ों से वो पीछे हैं तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संचार, सामाजिक और स्वयं सहायता कौशल, कपड़े पहनना, खाना खाना, ब्रश करना, है ना, जो आपके एडीएल एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर बच्चा इनमें पीछे देखने को मिल रहा है पहचान के अंतर्गत, तो इनकी ये सभी क्रियाएं, ये सभी जीवन जीने के जो अवसर हैं, हम बच्चे को बेहतर बनाएंगे और कह सकते हैं इनको अनुकूलित करके इनके लिए जो महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं इनका प्रयोग करके हम बेहतर बनाएंगे बच्चे को। इसमें बच्चे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो परिवार है ना, जो माता पिता हैं, उनको भी ये देखने को मिलेगा कि हमारा बच्चा बेहतर सीख रहा है, इनको हम सहायता प्रदान कर सकते हैं, और बच्चे के साथ साथ परिवार को भी लाभ मिलेगा। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, इनको बेहतर बनाया जा सकता है। गैर दिव्यांग जो भी सहपाठी हैं, इनको देख करके बेहतर, इसके लिए सबसे पहले बच्चे की जांच करना, सबसे पहले बच्चे की क्या जांच करना, उसके बाद में जो भी दिव्यांगता है उसकी रोकथाम करना, है ना, आखिरकार दिव्यांगता क्या है उसकी रोकथाम करना, फिर देरी कहाँ पर हो रही है उसकी पहचान करना, उसके बाद में विलंब कितना है इतना जानना, उसके बाद में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों की उनको देना और बच्चे की क्षमता में वृद्धि करना। ये चीज़ें आपकी शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत देखी जाती हैं। मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया, है ना, जिससे कि आप लोग याद कर सको और अच्छे से याद कर सको।
अब हम बात करते हैं आपके 3.2 की। 3.2 की भैया, वीडियो को सभी मित्रों के पास में जितने भी आपके ग्रुप हैं एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि भैया 50K का परिवार हमको कब तक करना है, 2 अक्टूबर तक करना है। अब हम देखते हैं कि आप लोग हमारे साथ कितना अच्छा करते हो। हमारे साथ क्या, अगर मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 2 अक्टूबर तक आप लोग अपना इस परिवार को 50K पहुंचा दे तो एटलीस्ट अपने 45K हो चुके हैं, है ना। केवल 5K की ज़रूरत है अपने पास में, केवल 5K। आप 45K मिल करके 5K को आराम से ला सकते हो, मुझे पता है। और अगर आप 2 अक्टूबर तक ऐसा कर देते हो तो मैंने आपको बताया कि जिनके लिए हम शिक्षक बनेंगे उन बच्चों को एक अच्छी सी पार्टी दी जाएगी। पार्टी में उनके खाने की सामग्रियां और जो भी उनकी बुक्स वगैरह हैं या कॉपियां वगैरह हैं, ये एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार की तरफ से वितरित की जाएंगी। और उसकी सभी की फ़ोटो आपको आपके चैनल पर जो भी फ़ोटो या वीडियो जो भी बनती है आपको दिखाया भी जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लोग कहते हैं सर आप ऐसा नहीं करोगे, झूठ बोल रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप 50K कर देते हो कब तक, 2 अक्टूबर तक, तो बिल्कुल भैया किया जाएगा, क्योंकि हम उनसे हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए हैं। और हमारे दिव्यांग बच्चे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, एक समावेशन में हम लोग उनको जोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसा हो तो भैया 2 अक्टूबर तक लक्ष्य रखा गया है। अगर आप 50K करते हो तो उनको 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी को कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ों को दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके 3.2 की। 3.2 में समावेशी शिक्षा के लिए आधारभूत साक्षरता, समावेशी शिक्षा के लिए आधारभूत साक्षरता, इसकी हम लोग बात करते हैं, है ना। क्योंकि पढ़ना और लिखना, भाषा कौशल, मूलभूत साक्षरता, पढ़ना लिखना, है ना, जो बच्चे का बुनियादी कौशल होता है, जहाँ से बच्चे को कह सकते हैं कि हम प्राथमिक स्तर की या जो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा की आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों के लिए जो भी शिक्षा है उसकी पहुंच तक बच्चे को बढ़ाया जाएगा, बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें समावेशी शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों के लिए उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताओं की और गुणवत्ता जो भी है बच्चे की, वो बेहतर बनाई जाएगी। समावेशी वातावरण का मूलभूत साक्षरता कौशल जिसका निर्माण किया जाएगा, और जो भी छात्र हैं, इन छात्रों की जो विविध ज़रूरतें हैं, जो विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जो भी ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता उन कौशलों का समुच्चय है जिन्हें कुशल पाठक और जो भी लेखक हैं, है ना, अगर बच्चे को हमें पढ़ना लिखना एक कुशल तरीके से सिखाना है तो इसके अंतर्गत छात्रों के लिए जो भी विकास है उसकी आवश्यकता होगी। इसमें इन कौशलों के अंतर्गत ध्वन्यात्मक जागरूकता, प्रवाह, शब्दावली, इन सभी चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए ध्वन्यात्मकता के अंतर्गत यह अक्षरों और ध्वनियों के बीच जो भी संबंध है उसको स्थापित करता है। छात्र विशिष्ट ध्वनियों को और अक्षरों को संयोजित करके और कह सकते हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाएगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ए को क्या कहेगा तो कहेंगे एप्पल कहेगा, है ना, ऐसे कहेंगे बी को क्या कहेगा तो बॉल कहेगा। जो ध्वन्यात्मक चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाता है। अगर बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो किसके साथ, प्रवाह के साथ में पढ़ना सीख सकता है, यानी कि सटीकता के साथ में। बच्चा अगर पढ़ना सीख रहा है तो क्या करेगा, धारा प्रवाह पढ़ना सीखेगा, और जहाँ पर भी
बच्चा देरी दिखा रहा है तो हम बच्चे की मदद करके बच्चे को प्रवाह के द्वारा चलना पढ़ना सिखाएंगे। ऐसे ही शब्दावली, जो भी शब्दावली है, जो भी समझ है छात्रों के साथ, जो भी शब्दावलियाँ हैं, है ना, उनको पढ़ने लिखने के जो निर्देश हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। और बोधगम्यता, इसमें जो भी समझना और क्षमता, समझने की क्षमता, है ना, शाब्दिक अर्थ की क्षमता, है ना, इसको बेहतर बनाया जाएगा। बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता कौशल को विकसित किया जाएगा, जिसके लिए क्या किया जाएगा कि बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा। और शिक्षक को बच्चे को यह विश्वास दिलाना होगा, आत्मविश्वास दिलाना होगा कि उसके लिए पठन और लेखन का जो कार्य है उसको बेहतर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चे का मूलभूत साक्षरता कौशल के साथ साथ जो बच्चे की बुनियादी चीज़ें हैं, जहाँ से बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, उन चीज़ों को बेहतर बना करके विविध पृष्ठभूमि को देखते हुए, उनकी क्षमताओं को देखते हुए शिक्षार्थियों की जो सफलता है उसको बेहतर बनाया जाएगा। ये आपका 3.2 के अंतर्गत था। अब हम बात कर लेते हैं भैया अपने 3.3 की, है ना। 3.3 में क्या कहा जा रहा है? समावेशन के लिए परिवारों को सशक्त बनाना। किसको? समावेशन के लिए परिवारों को सशक्त बनाना, है ना, सशक्त बनाना। समावेशन के लिए परिवारों को सशक्त बनाना। देखिए, जब भी हम परिवार को सशक्त बनाएंगे तो बच्चे के लिए हम देखेंगे कि परिवार में बच्चे का पालन पोषण कैसा हो रहा है, बच्चे में ज्ञान कितना है और माता पिता कितना बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए जो भी सहायता कौशल हैं, है ना, इसमें स्कूलों और माता पिता की जो भी भागीदारी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि परिवार को सशक्त बनाने में, क्योंकि हमने अगर परिवार को बेहतर बना दिया, परिवार को सशक्त बना दिया, तो वहाँ पर बच्चे का सुरक्षात्मक, बच्चे का सकारात्मक गुण, है ना, मजबूती, कह सकते हैं समुदाय आधारित सेवाएं, जो भी बच्चे का व्यक्तिगत कौशल है, ज्ञान है, कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का जीवन में अनुभव और चुनौतियों को बेहतर बनाया जाएगा और उनको एक अवसर जो मिलेगा बच्चों को बेहतर बनाने का, परिवार को, तो उसके अंतर्गत पालन पोषण, है ना, पालन पोषण, उसके अंतर्गत पालन पोषण। इसमें क्या होगा कि माता पिता की पूरी जिम्मेदारी हो कि बच्चे का जो पालन पोषण है, जो स्वास्थ्य की भावनाएं हैं, है ना, बच्चे की बेहतर करें और बच्चे को अच्छा पालन पोषण दे करके उनको स्वीकृति और सकारात्मक मार्गदर्शन जो है वो मिल सके। बच्चे का ज्ञान में विकास होगा, है ना। जब माता पिता बच्चे के चीज़ों को देखेंगे तो क्या होगा कि माता पिता चीज़ों को समझेंगे तो क्या होगा, बच्चे को ऐसा वातावरण मिल पाएगा जिससे कि बच्चा वहाँ पर सक्षम होगा। और जब बच्चा सक्षम होगा तो क्या होगा, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल पाएगा उसको और उसकी क्षमता जो है उसको बढ़ाया जा सकेगा। माता पिता लचीलेपन का प्रयोग करें, यानी कि बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, बच्चा चीज़ों को नहीं कर पा रहा है ना, जहाँ पर बच्चा प्रतिबंधित है, माता पिता को क्या करना होगा, उसके लिए लचीलेपन का प्रयोग करना होगा, जो रचनात्मक सहायक व्यक्तियों और जो भी समुदाय के साथ जुड़ाव हैं इनको बेहतर कर पाएगा। पालन पोषण और जो भी प्रोत्साहन है बच्चे को मिल पाएगा। ऐसे ही माता पिता के लिए जो भी सहायता है वो दी जाएगी, चाहे वो भोजन हो, कपड़े हो, है ना, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो दी जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा स्वास्थ्य और कल्याण की जो भी सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जा सकेगा। कह सकते हैं परिवारों को सशक्त बनाना, यानी कि परिवारों को बेहतर बनाना, जिसके इर्द गिर्द अगर बच्चे हैं तो बच्चे को सकारात्मक गुण, उनका ध्यान केंद्रित हो सकेगा और जो भी उनकी आदतें हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। नए नए स्वास्थ्य के तरीके, उनकी क्षमता, उनकी चुनौतियों को बेहतर बनाना, है ना। माता पिता को शामिल करना, क्यों? क्योंकि अगर माता पिता चीज़ों को सीख रहे हैं तो बच्चे को भी गुणवत्तापरक चीज़ें मिल पाएंगी। जो भी अनौपचारिक ढंग से बच्चे चार दीवारी के भीतर रह रहे हैं उनको भी अच्छा खान पान, अच्छा वातावरण और अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल पाएंगी।
माता पिता का सहयोग सभी पक्षों में बहुत ज़रूरी है। माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे और पालन पोषण और कौशल को अधिक बेहतर बनाएंगे। इसमें स्कूलों में भी, अगर स्कूल में भी बच्चा पढ़ने जा रहा है तो भी माता पिता को ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसके पास आवश्यकताएं चीज़ें हैं या नहीं है, है ना। जो भी शिक्षक हैं इनको कैसे दूर कर पा रहे हैं, जो भी उसकी उपस्थिति है इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, जो भी उनका सामाजिक, शैक्षणिक और विकासात्मक कौशल है उसका विकास कैसे हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की ज़रूरतें, उनकी रुचियाँ और जो उनका अनुकूलन है बच्चे के लिए, जो ऐसी नीतियाँ बनाना जो बच्चे को अनुकूलित करके माता पिता की देखभाल को ध्यान में रखते हुए, उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को प्रोत्साहित करना, उनके लिए भागीदारी करना, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी माता पिता की समुदाय में कैसे चीज़ों को शामिल कर सकते हैं उसके अंतर्गत आएंगी। परिवार आपका हुआ, आपका समाज हुआ, है ना। ये सारे जितने भी परिवार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं वो भागीदारी में अवसर लेना, उनकी नीतियों को बढ़ाना और सुनिश्चित करना कि बच्चे के लिए सही रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। इसमें क्या होगा, जब माता पिता सीखेंगे तो बच्चे को एक भरोसा मिलेगा और बच्चे को भरोसा मिलने के साथ साथ सकारात्मकता मिलेगी, अनुकूलन मिलेगा और अच्छा वातावरण मिलेगा, जिससे कि बच्चा समावेशी वातावरण में बेहतर ढंग से सीख पाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके 3.4 की। 3.4 में समावेशी शिक्षा में जो भी विद्यालय हैं इनको कैसे संवेदनशील बनाया जाए। इसके अंतर्गत आपका स्पेशल एजुकेटर हुआ, विशेष शिक्षक हुआ। इसके अंतर्गत आपका क्लासरूम हुआ, है ना, क्लासरूम हुआ, क्लास में जो टीचर हैं वो, है ना। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी कि कैसे विद्यालय में, स्कूल में चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। हम कह सकते हैं कि जो भी माता पिता हैं या जो भी हमारे, माता पिता यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद्यालय की। यहाँ पर लिख लेता हूँ, बात कर रहा हूँ स्कूल की और स्कूल में समावेशन की बात कर रहा हूँ, उनमें संवेदनशीलता कैसे बनाई जाएगी। हम कह सकेंगे कि जो भी छात्र हैं उसके कल्याण की बात करना, इसमें प्रशासक यानी कि हेड टीचर, शिक्षक और जो भी वहाँ के सदस्य कर्मचारी हैं, साथ ही साथ माता पिता और परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उनके द्वारा बच्चे को बेहतर बनाना, उनकी वकालत करना, मल्टीमीडिया का उपयोग करना, विशिष्ट समूहों का प्रतिनिधित्व करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। इसका अर्थ व्यक्तिगत, पेशेवर और नागरिक जो भी सहायता बच्चे को मिलनी है उनका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए समावेशी शिक्षा को वास्तविकता में चेंज करना, उनको बच्चे को टुकड़ों में करके, चाहे हमारा सर्व शिक्षा अभियान ही क्यों ना हो, ऐसे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके तहत भी सभी बच्चों को एक साथ लाया गया, सभी बच्चों को विद्यालय में लाया गया, जिसके लिए विशेष शिक्षक हुए, संसाधन उनको विशेष दिए गए, है ना। स्कूल प्रशासन हुआ, विशेष आवश्यकता वाले जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता और विशेष चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से चीज़ों को शामिल किया गया। इसमें विशेष शिक्षक का भी यानी कि स्पेशल एजुकेटर का भी एक अहम रोल होता है। विशेष शिक्षक ही विशेष तरीके से सभी बच्चों को, क्योंकि RCI में इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, आपको पता है, भारतीय पुनर्वास परिषद में, तो इनके द्वारा जो भी पाठ्यक्रम होता है उसको विशेष शिक्षक 2 साल के अंतर्गत पढ़ता है। उसमें विशेष बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे समावेशी शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन से संसाधन हम लागू कर सकते हैं और उनकी आवश्यकता और ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे के सतत पुनर्वास में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में, CCE में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में कक्षा बनाना यानी कि क्लासरूम और टीचर सब्जेक्ट होना, है ना, कक्षा बनाना। तो क्लासरूम के अंतर्गत आप सभी को पता है कि सभी बच्चों के लिए एक नियमित शिक्षा
बनानी होगी, एक नियमित शिक्षा को पास करना होगा, जिसके अंतर्गत हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम नियमित शिक्षा को पास करेंगे तो उसमें बच्चों के नियमित संसाधन, समावेशी शिक्षा, इनकी सुविधाएं प्रदान करना, है ना, संसाधनों की ज़रूरतें, है ना, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, संसाधन, शिक्षक, इनको किस प्रकार से हम नियमित शिक्षकों की प्रणाली के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं, अंततः उनका उद्देश्य क्या होगा, बार बार नियमित शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उनका परिणाम क्या होगा, और बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, कक्षा के अंदर किन किन रणनीतियों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये आपका कक्षा शिक्षक के अंतर्गत आ जाएगा, विषय शिक्षक के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बच्चों के साथियों के, यानी कि जो बच्चों के सहपाठी होंगे, मित्र होंगे, उनका भी हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि उपयोग में उनको भी लाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे जो भी सामान्य बच्चे हैं, जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, सभी को एक साथ में हम चीज़ों को सिखाएंगे। क्या होगा कि जब भी हम सहपाठी शिक्षण करवाएंगे, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पढ़वाएंगे, या हम सीखने के लिए एक दूसरे से बच्चों को क्या करेंगे, बिल्कुल उन बच्चों को हम बेहतर बनाएंगे, तो उसमें क्या करना होगा, हमें जो भी बच्चे हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उनका भावात्मक विकास होगा, व्यवहारिक कौशल उनका अच्छा होगा, और वो अपने साथियों की ज़रूरतों को समझेंगे, है ना। तो यहाँ तक चीज़ों को हम साथियों को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम माता पिता को भी, है ना, क्योंकि जब माता पिता शिक्षित होंगे, है ना, तो हम क्या होगा, जब माता पिता शिक्षित होंगे तभी वो बच्चे को भी शिक्षा दे पाएंगे। मान लीजिए कोई सामान्य बच्चे के माता पिता हैं, विशेष बच्चे के साथ देख रहे हैं तो उसको डांट रहे हैं, है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उनको भी हम लोग शामिल करेंगे, जो बच्चे के वर्ग हैं उनकी सुरक्षात्मक प्रणाली है ना, और कह सकते हैं जो बच्चे का व्यवहार है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अवगत कराएंगे और बच्चे को एक अच्छा वातावरण देंगे। इसके लिए एक स्कूल का प्रशासक होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल प्रशासक ऐसे महत्वपूर्ण घटनों को, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में व्हीलचेयर लाना, रैंप लाना, है ना, अच्छी व्यवस्था करना रोशनी की, या हवादार कक्षाएं होना, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरत हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ एक जिम्मेदार चलाने वाला भी चाहिए। एक ऐसा प्रशासक चाहिए कि जो चीज़ों को, बाधा मुक्त वातावरण को या विशेष शिक्षकों को देख रेख में रखे और उनको सफल बनाने में एक अच्छी भागीदारी निभाए। तो समावेशी शिक्षा में एक ऐसा कदम भी उठाया जाएगा जो एक प्रशासक के रूप में होगा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में होगा, जो बच्चों को बेहतर बनाएगा और सभी बच्चों की, पूरे विद्यालय की, है ना, पूरे स्कूल की देखरेख करेगा। इसके बाद में बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक कैसे तैयार होगा, यानी कि टीचर पार्टिसिपेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। शिक्षक की क्या भूमिका होगी, है ना, टीचर कैसे पार्टिसिपेट करेगा, है ना, समावेशी शिक्षा में। तो हम जब भी कहते हैं समावेशी शिक्षा, सभी को पढ़ाना, है ना, सभी को पढ़ाना, सभी प्रणालियों से पढ़ाना, सभी बच्चों की पहचान करना, उनकी बाधा मुक्त वातावरण उनके लिए लाना, ऐसी चुनौतियों और नीतियों को लाना जहां पर बच्चे बेहतर रूप से सीख सकें। यही तो एक शिक्षक का काम है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार हो और उन छात्रों को ये बिल्कुल भी ना महसूस हो कि उनको किसी विशेष तरीके से पढ़ाया जा रहा है या उनको सामान्य छात्रों से अलग रखा जा रहा है। ऐसे तौर तरीके, ऐसे लक्ष्यों को बनाना जिससे कि समावेशी शिक्षा में बच्चे को बेहतर बनाया जा सके और उनका विकास हो सके। शिक्षकों की स्थिति और उनके काम करने की जो स्थिति है, इसकी भूमिका को सुदृढ़ीकृत करना, जो भी तंत्रिका विकास है, योग्य शिक्षक हैं, इनको बनाए रखना, उनकी आवश्यकताओं को, संवेदनशीलता को बनाए रखना, उपयुक्त कौशल सामग्री, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और समावेशन के तहत जो भी पूर्व प्रशिक्षक हैं उनको ध्यान में रखते हुए
शिक्षकों की विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। इसमें बच्चे के समावेशी शिक्षा क्या है, कैसे कैसे बच्चों को हम लोग व्यवसाय दे सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक शिक्षक का कार्य होगा। समावेशी शिक्षा में संबंधित शिक्षण कराना, शिक्षण की प्रक्रियाएं लागू करना और नवीन अनुसंधान यानी कि नई टेक्नोलॉजी इसको प्रोत्साहित करना। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्रतिक्रिया करवाना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल को बेहतर करना। शिक्षार्थियों, शिक्षकों और स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा आकर्षक या टिकाऊ उपकरण बनाना जिससे कि बच्चे बेहतर रूप से कार्य को कर सकें, प्रशिक्षित हो सकें और व्यावसायिक कौशल जो है वो बच्चे का हो सके, जिससे कि बच्चे व्यवसाय कर सके। जो भी महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं इनको भी सशक्तिकरण दिया जाए, है ना। इससे ये लोग जागरूक होकर के एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके और हमारा जो शिक्षक है इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा हो। तो इस प्रकार से आपका 3.5 भी है भैया, ये समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग करिकुलर की बात करेंगे, है ना। तो आपका 4.1 से है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।